Hello students and welcome back to Ekansh Tutorials. So in our previous chemistry class हमने polymorphism तक पढ़ लिया था राइट कि polymorphism क्या होता है। अब इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं with classification of crystalline solids। ठीक है, crystalline solids क्या होती है और उनकी classification कैसे होती है। तो हम शुरू करते हैं with classification of crystalline solids। ठीक है, तो सबसे पहले crystalline solids are further classified into four categories: ionic solid, covalent network solid, molecular solid and metallic solid। तो crystalline solids के चार फॉर्म्स हैं। सबसे पहला है आपका ionic solid। उसके बाद है covalent network solid। जिसके बाद है molecular solid and then metallic solid। ठीक है, तो ये चार क्लासिफिकेशंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले विच इज आवर आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड क्या होता है या आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, इसके अंदर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयंस। तो जब हम आयंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। कौन से चार्जेस? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। सबसे पहले ये बात है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें चार्ज होता है, तो आयनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयन। तो सबसे पहला पॉइंट दैट आयनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयंस। सेकेंड पॉइंट ये है कि each ion of a given sign of charge is bonded to ion of opposite charge around it by Coulomb's law. In other words, the particle of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. तो अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इर्द गिर्द सारे नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, अब ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अब यहां से हम पता लगा सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। सो इन आयनिक क्रिस्टल्स और द पार्टिकल्स of ionic crystal are held by electrostatic force of attraction। और ये किसके बीच में होता है? It is between oppositely charged ions। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटाइल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है कि आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो दे आर हार्ड होते हैं नेचर में, लेकिन हार्ड के साथ ही ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक हो जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करें तो वो टूट के बिखर जाते हैं। ओके, हार्ड एंड ब्रिटल
और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है. सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि these are non-conductors of electricity in solid state. However, they are good conductors when melted or dissolved in water. तो जब ये आयनिक सॉलिड्स या आयनिक क्रिस्टल्स अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. लेकिन अगर वो अपने मोल्टन स्टेट या पानी के साथ में डिसॉल्व किए जाए तो वो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं. ठीक है. सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, they are non-conductors in their solid state. While as soon as they are dissolved in water, or they are in their molten form, they behave like good conductor. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक किसी को डाउट ना हो. इनके एग्जाम्पल्स कौन से एग्जाम्पल्स आर NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, CaF2 कैल्शियम फेरेट एंड KCl which is पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है. अब इसके बाद में हमारे पास में है कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स. तो हम बात करते हैं अब कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स की. ठीक है. तो कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इनके अंदर हमें कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जैसे कि एटम देखने को मिलते हैं. सो सबसे पहला, दे कंसिस्ट ऑफ atoms as their particle. सेकेंड पॉइंट, जो एटम्स होते हैं इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, दे आर लिंक्ड कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो हर एटम दूसरे एटम से एक कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है जो कि कंटिन्यूअस चेन फॉर्म करते हैं. ठीक है. The result is a rigid three-dimensional network that forms a giant molecule. The entire crystal is a single molecule. तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो एक रिजिड थ्री डायमेंशनल हमें नेटवर्क मिलता है. The atoms are linked by a continuous system of covalent bond resulting in the formation of
giant single molecule. ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। तो क्योंकि एक रिजिड एक जायंट मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा हार्ड होता है। ये हमेशा कैसा होता है? हार्ड होता है। इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल्स। दिस क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो as it is a single giant and strong molecular structure, it is very hard in nature. Thus, it is incompressible and has high melting and boiling point. ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो the electrons are localized in covalent bonds and hence are not mobile. As a result, covalent solids are poor conductors of heat and electricity. So lastly, as the electrons are not mobile, the covalent structures or the covalent solids are poor conductors of heat and electricity. तो इसका एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में डायमंड क्वार्ट्ज और बोरॉन नाइट्रेट, राइट? ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई हो आपको। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की, प्लीज ये जो सारी चीजें रिमेंबर, उसके बाद कैन यू रिकॉल, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ना अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की तो सब्सटेंस सच एज Cl2, CH4, H2, CO2, O2 ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो जब हम क्लोरीन को या मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को हम जब सॉलिडिफाई करते हैं, मतलब उसको एक सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मिलता है। एंड क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो अगर हम क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एक फॉर्म है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, सबसे पहले द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। सो particles of molecular solid are molecules
of the same substance। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसी एक सेम सब्सटेंस के ही पार्टिकल्स होगी। ओके, अगर हम इसके सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। For example, weak dipole-dipole interaction, very weak dispersion or London forces. Intermolecular hydrogen bonds, right? तो अगर हम बात करते हैं इनके बॉन्डिंग का, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो वो अलग अलग फोर्सेस है। कौन से है? ये 3 फोर्सेस है। ओके, सो द बॉन्ड बिटवीन द एलिमेंट्स आर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड को पकड़ के रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्सेस की जरूरत होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हमें जरूरत होती है। एंड दीज बॉन्ड्स आर हेल्ड विथ वेरियस intermolecular force of attraction। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहले हमारे पास में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि HCl, H2 या SO2, इनके बीच में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। डाइपोल मोमेंट मतलब अगर हम बात कर रहे हैं H और Cl की, दैट इज HCl, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमेशा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के कारण एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट मतलब एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, तो दे आर 2 पोल्स, दैट मीन्स डाइपोल। ठीक है, तो ये हमेशा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वीक है तो उसका इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है हमारे पास? वेरी वीक dispersion and London forces। ठीक है, तो in non-polar molecules such as solid CH4 and H2, these forces are also involved in monoatomic solids like argon, neon। ठीक है, तो जो weak dispersion फोर्सेस होती है, ये जैसे हमें मोस्टली मीथेन या हाइड्रोजन में मिलती है, तो ये मोनोएटमिक सॉलिड्स के बीच में ही मोस्टली प्रेजेंट होती है। मोनोएटमिक मतलब जिसमें सिर्फ एक एटम हो या एक वे का एटम हो। ठीक है, जैसे कि आर्गन या नियॉन। और उसके बाद में हमारे पास में थर्ड फोर्स है, जो कि है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो इजी है ये पता लगाना, जैसे कि H2O, NH3 या HF। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अगर सपोज मेरे पास में H2O हो, ठीक है, H2O है, ये एक H है, ये एक H है और ये एक O है, तो इस H और इस H में जो बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग है, उसके कारण जो फोर्स हमें
मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ तक आई गेस क्लियर हो चुकी होगी बातें। अब अगर हम बात करें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो यह है बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ड्यू टू weak intermolecular attraction forces जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये यूजुअली सॉफ्ट होते हैं विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो इसलिए ये जो सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज सॉलिड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड आर गुड इंसुलेटर्स। तो ये कंडक्टर्स बिल्कुल नहीं है, ये कैसे काम करते हैं, ये एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं मेटालिक क्रिस्टल्स की। ठीक है, तो मेटालिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? These are crystalline solids formed by atoms of the same metallic element held together by a metallic bond. तो ये ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट से बने होते हैं। मतलब सेम मेटालिक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में मेटालिक बॉन्ड बना के एक सॉलिड बनाते हैं जिसे हम मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? In a solid metal, the valence electrons are delocalized over the entire crystal, leaving behind positively charged metal ions. तो अगर हम बात करते हैं एक सॉलिड मेटल की, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में होंगे। यहाँ पर 2 हो गए, इससे यहाँ पर हमारे पास में पूरे 8 है, और इसके बाद वाले शेल में मेरे पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, जहां से हमें एक पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन मिलता है। अगर ये यहां से निकल जाए मतलब डीलोकलाइज हो जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को छोड़ के चला जाए, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक शेल बचेंगी, राइट, जिसमें एक हमारे पास में जगह खाली है। तो ये जगह कैसे एक्ट करेंगी? ये जगह पॉजिटिव चार्ज के जैसे एक्ट करेंगी। तो क्योंकि मेटालिक क्रिस्टल्स का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव चार्ज बनवाते हैं, तो इसीलिए जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनके एटम्स मेटालिक एलिमेंट से बंधे जाते हैं उनमें हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल आयंस का। ठीक है, therefore metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electrons. तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सॉलिड की, अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा बना दें
तो लेट्स से इसमें बहुत ज्यादा हमारे एटम्स हैं, और हर एटम के पास में एक पॉजिटिव खाली जगह है, लेकिन जितनी पॉजिटिव खाली जगह है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव भी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले और अब वो बाहर ही है, राइट। तो क्या हो रहा है, अगर हम इस मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पॉजिटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में घूम रहे हैं, ठीक है। The attractive interactions between cations and mobile electrons constitute a metallic bond. तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं और इनके पास में जो एटम्स है उनके पास में एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या होता है, इनके बीच में ऑब्वियसली एक बॉन्ड बन जाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और चाहते हैं कि बॉन्ड बने, राइट। तो क्योंकि ये अट्रैक्टिव बॉन्ड बन रहा है तो इससे हमें एक मेटालिक बॉन्ड क्रिएट मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के पीछे तुले हुए हैं, यहां से हमें क्या मिलेगा, एक मेटालिक बॉन्ड मिलेगा। ओके, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हो। अब मेटालिक क्रिस्टल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है metals are malleable, that is they can be harmed into thin sheet। तो जो metals होते हैं वो we know कि हम metals की, one second, are malleable, that means malleable का मतलब क्या होता है, malleable का मतलब होता है we can hammer them, hammer मतलब हथौड़ा, तो हम हथौड़े से उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब होता है, तो मेटल्स आर मेलिएबल, दैट मीन्स हम उसे हथौड़े से वार कर करके उसे पतला कर सकते हैं थीन शीट्स में। दूसरा ये है कि मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, तो डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उस मेटल को थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ metals into thin wires, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हमेशा याद रखना, मेलिएबल एंड डक्टाइल्स। तो metals are malleable, second metals are ductile, third point, metals are good electrical and thermal conductivity। तो ये तो हमें पता है कि metals के पास में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक बात, metallic bonds are seen in metallic crystal solid।
और मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज उसे भी अच्छे से सुन लेना एंड ट्राई टू नोट इट डाउन कि मेटालिक फॉर्म बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, राइट। फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कोई भी ले लो, ये सारे क्या है, मेटल्स है। दीज आर ऑल मेटल्स। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट और अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 टर्म्स, नेमली लैटिस एंड बेसिस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है ये बेसिकली 2 वे में होती है, जहां पर हम डिफाइन करते हैं लैटिस को और बेसिस को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि लैटिस क्या होता है और बेसिस क्या होता है, और इसके हिसाब से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। तो लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरे। A crystal structure is obtained by attaching a constituent particles to each of the lattice points. Such constituent particles that are attached to the lattice points forms the basis of the crystal lattice. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में एक पूरा क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में लैटिस हमें बताता है कि कौन से पोजीशन पे आपको बेसिस रखने हैं ताकि आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिले। तो ये जो पोजीशंस हो गए ये हो गए आपके लैटिस। यहाँ पर मेरा एक एटम इलेक्ट्रॉन 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 एंड एटम इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एटम एंड इलेक्ट्रॉन हो गए ये हो गए मेरे बेसिस। तो लैटिस प्लस बेसिस इज गिविंग मी अ क्रिस्टल। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपको। तो crystal lattice is also called as space lattice of crystal। तो लैटिस का मतलब क्या हुआ, ऐसे स्पेसेस जहां पर हमें कंपोनेंट्स रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दैट क्रिस्टल लैटिस is also called as space lattice of crystal। ठीक है, thus crystal is the structure that results by attaching a basis to each of the lattice points। तो जब हम लैटिस पॉइंट्स पे बेसिस को रखते हैं तब हमें एक क्रिस्टल मिलता है। तो ये क्या हो गए, हमारे लैटिस हो गए, ये सारे पोजीशंस है। इस पोजीशंस पे हमें क्या करना है, बेसिस को रखना है। ये सारे हमारे क्या हो गए, बेसिस हो गए, और इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को डाउट ना हो। अब
यूनिट सेल पे जाने से पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है पहली कि पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर कौन से पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, कैटायंस एंड अनायंस। अगर हम कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे हमें कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पे कैटायंस अनायंस, यहाँ पर एटम्स। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर हम मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारे हमें पार्टिकल्स मिलते हैं सॉलिड, आयनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड्स में। अब अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल फोर्सेस की, तो आयनिक सॉलिड में हमें मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में हमें मिलता है कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें मिलता है लंडन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, और मेटालिक सॉलिड में हमें मिलता है अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं, कोवैलेंट नेटवर्क्स जो होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, और मेटालिक सॉलिड वेरिएबल होते हैं फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, डिपेंड ऑन कि हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, फ्रॉम 600 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो उससे भी ज्यादा होता है, फ्रॉम 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो बहुत लो होता है, फ्रॉम -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस ओनली। और अगर हम मेटालिक सॉलिड की बात करें तो बहुत कम से बहुत ज्यादा पे भी जा सकता है, फ्रॉम -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इनके थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स जो है वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, और बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं अपने मेल्टेड या डिजोल्व वाटर स्टेट में। अगर हम कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन के लिए हमारे पास में ग्रेफाइट और डायमंड जो कि अच्छे कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हम बात करें मेटालिक सॉलिड की तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनके एग्जांपल्स, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स है NaCl एंड CaF2, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के एग्जांपल है डायमंड एंड सिलिका, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल है आइस, बेंजोनिक एसिड, और मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वाला जो टेबल है आप बहुत अच्छे से लर्न कर ले, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 3 स्टार वाला है, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये लर्न कर लोगे ना तो हाफ ऑफ द चैप्टर तो आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। बस ये जो आपका एक टेबल है जिसमें आपको 6 प्रॉपर्टी और 4 टाइप दिए हैं, बस आपको इतना लर्न करना है बहुत अच्छे से। अगर आपका ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाए तो आधा चैप्टर तो आपका यहीं पर ही लर्न हो चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल्स क्या होते हैं? तो द स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल is built up of a three-dimensional basis pattern. This basis pattern is repeated in three-dimensional to generate the entire crystal. The smallest repeating structural unit of a crystalline solid is known as unit cell. तो सबसे पहले यूनिट सेल होता क्या है? तो अगर हम बात करते हैं स्पेस लैटिस की और क्रिस्टल कैसे बनता है इसकी 3 डायमेंशनल में, तो एक बेसिक पैटर्न होता है जो कि अपने आप को रिपीट करता है 3 डायमेंशन में, और इस बेसिक पैटर्न का जो सबसे छोटा वाला रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ यूनिट सेल, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहोगे कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग
structural unit of a crystalline solid is called unit cell. ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं. ठीक है, सो when the unit cell are stacked together to generate the crystal, each unit cell shares its faces, edges, and corners with a neighboring unit cell. It is important to understand that the geometric shape of a unit cell is same as that of microscopic crystal. For example, if the crystal has cubic shape, the unit cell will also have its constituent particles arranged to form a tiny cube. तो अगर हम बात करें यूनिट सेल्स की और अगर हम इन्हें एक साथ में स्टैक करें, तो अगर ये मेरा एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो इसी के बाजू में मेरे पास में सेम यूनिट सेल होगा जिसके फेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे. ठीक है, और जिसके एजेस, ठीक है, लेट मी या जिसके एजेस, वर्टेक्स और फेसेस एक दूसरे पे क्या करते हैं, ओवरलैप करती है या एक दूसरे को फेस करती है. ठीक है, और ये बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर हमारे पास में एक यूनिट सेल है, ठीक है, अगर हमारे पास में क्रिस्टल है जो कि क्यूब शेप का है, बड़े से क्यूब शेप का है, तो उसके जो यूनिट सेल होंगे वो भी एक क्यूब शेप के ही होंगे. अगर हमारे पास में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है जो कि स्फीयर है, तो उसकी यूनिट सेल भी स्फीयर ही होंगे. मोस्टली या तो क्यूब होता है या तो हेक्सागन होता है, राइट. तो अगर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक हेक्सागन है, तो उसका जो छोटा वाला यूनिट सेल होगा वो भी सेम शेप का ही होगा. ठीक है, वो भी सेम शेप का ही होगा. आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो. नाउ the dimension of unit cell along three axes are denoted by the symbol A, B and C. The angles between these axes are represented by the symbol alpha, beta and gamma. तो अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, तो ये हो गया हमारा B एक्सिस, ये हो गया हमारा A एक्सिस और ये हो गया हमारा C एक्सिस. और A और C एक्सिस में हमारे पास में बीटा है, B और C एक्सिस में हमारे पास में अल्फा एंगल है और A और B एक्सिस में हमारे पास में गामा एंगल है. ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट ना हो. प्लीज ये जो हमारे एक इमेज है इसे भी आप इम्पोर्टेंट कंसिडर करो, बिकॉज अगेन ये भी पूछे जा सकती है, और अगर ना भी पूछे जाए तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखनी है, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो. अगर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की, तो कितने टाइप है यूनिट सेल के. सबसे पहले प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. इन प्रिमिटिव सेल द कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स ओनली. तो अगर हम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहला है हमारा ठीक है. सो द कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली. अब इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में लेट्स से एक क्यूब है,
ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। मतलब एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार, पांच, छ, सात और आठ, सारे सिर्फ कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो in this type of unit cell, one constituent particle is present at the center of its body in addition to the corner particles. तो one constituent particle is present at the center of its body. In addition to the corner particle. ठीक है, तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास में एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ये कॉर्नर के पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली होंगे जो कि हमारे सिंपल यूनिट सेल में होते हैं, बट इसी के साथ में एक और पार्टिकल होगा जो इस पूरे बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितने? दिस इज 8 और ये बीच वाला एक 9 पार्टिकल्स, ठीक है। तो 9 पार्टिकल्स इन टोटल, ठीक है। और यहाँ पे की अगर हम बात करें तो 8 पार्टिकल्स इन टोटल। और वो भी तब जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो this unit cell consists of particles at the center of each of the faces in addition to the corner particles. Consists of particles at the center of each face in addition to corner particles. ठीक है,
तो यहां पर अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, तो लेट्स से हमारे पास में एक क्यूब है, कुछ इस तरीके का, जहां पर हमारे 8 पार्टिकल्स ऑलरेडी कॉर्नर पे तो है ही, बट उसी के साथ में हर फेस पे एक और पार्टिकल है। ठीक है, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 8 प्लस 1 2 3 4 5 6, राइट? तो टोटल हुआ हमारा 14 पार्टिकल्स इन टोटल। कब? जब हमारे पास में क्यूब हो, इन केस ऑफ क्यूब यूनिट सेल। ठीक है, और क्यूबॉइड। अब अगर हम बात करें लास्ट टाइप की, विच इज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो this unit cell consists of a particle at the center of any two of its opposite faces in addition to the corner particles. ठीक है, तो कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा यहाँ पर दो और पार्टिकल्स होते हैं दो फेसेस के बीच में। ओके, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे व्हाट इज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंसिस्ट्स ऑफ particles or at the center of any two of its opposite faces. In addition to the corner particle. ठीक है, तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा एक क्यूब, ठीक है। इस क्यूब पे हमारे 8 पार्टिकल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ये कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, इनके अलावा दो और पार्टिकल्स है, एक तो यहाँ पर और एक जस्ट इसके अपोजिट फेस पर, मतलब यहाँ पर। तो टोटल कितने हुए? 8 + 2 10 पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्रिस्टल सिस्टम और क्यूबिक सिस्टम के आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगेन ये जो सारे SC मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आप ये नोट्स के साथ में ये वाली डायग्राम भी या फिगर भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ गई हो। सो थैंक यू एवरीवन।
और किसी को भी कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, they can comment down below. Share the video with your friends. Subscribe the channel for more such interesting videos and like the video. Thank you everyone.